हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। रेमंड कैटल ने भी पर्सनालिटी फैक्टर्स के ऊपर थ्योरी दी थी अपनी, अप्रोच दी थी इन्होंने अपनी। तो रेमंड कैटल का मानना ये था कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफ़र करते हैं। लाइक एक कॉमन सा कोई बेस ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसी के ऊपर लोग एक दूसरे से अलग होंगे, उसी के ऊपर हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने एम्पेरिकली डिटर्मिन किया था, यानी डेटा और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि प्राइमरी ट्रेड्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। क्योंकि इन्होंने दो तरह के ट्रेड्स दिए थे हमारे, प्राइमरी ट्रेड्स जिनको हम सरफेस ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी ट्रेड्स जिनको हम सोर्स ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं, और सरफेस ट्रेड्स जो कि दूसरे टाइप के ट्रेड्स थे। यानी प्राइमरी ट्रेड्स और तुम्हारे सरफेस ट्रेड्स, ये इन्होंने दिए थे। हमने सही बोला अब तो, हाँ। इसमें ये है कि प्राइमरी ट्रेड्स जो है इन्होंने कहाँ से निकाले थे। जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, वहाँ से इन्होंने निकाले थे अपने प्राइमरी ट्रेड्स, ठीक है। और इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की थी, कौन सी वाली, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया है, फैक्टर एनालिसिस। लाइक बहुत सारा मास में तुम लोग बल्क में डेटा इकट्ठा करके उससे छोटे छोटे फैक्टर्स में, छोटे छोटे फ्यू नंबर्स में तुम उसे कर रहे हो। ये वाली स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करके तुम बहुत सारे, जो तुम्हारे पास डाटा बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो चुका है ना, उसे तुम छोटे छोटे नंबर्स में, छोटे छोटे फैक्टर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहे हो। अब वो डेटा चाहे पर्सनस के बीच में वेरिएबिलिटी, जितनी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है उसकी बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस में कंफ्यूज मत होना है, मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। फैक्टर एनालिसिस से आगे बढ़ रही हूँ अब मैं। तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक यही वाली यूज़ की थी। इन्होंने डिस्कवर किए थे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर। उन्होंने ये देखा कि 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स होते हैं। अब प्राइमरी ट्रेट्स का ही नाम क्या है, सोर्स ट्रेट्स। ये 16 होते हैं एक इंसान में, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। और जो यही सोर्स ट्रेट्स होते हैं, यानी कि वही प्राइमरी ट्रेट्स, दोनों एक ही हैं। ये स्टेबल होते हैं, मतलब टाइम के साथ साथ और सिचुएशन के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ नहीं कह सकते, बेसिकली टाइम के साथ साथ नहीं बदलते ये इंसानों में। मतलब आज जो है उनके साथ वो कल भी रहेगा, लाइक स्टेबल ओवर टाइम, और एवर लास्टिंग उनके साथ हमेशा रहने वाले कुछ उनके परमानेंट ट्रेट्स, समझ सकते हो तुम इसको ऐसे। तो ये सोर्स ट्रेट्स स्टेबल हैं, और इनको किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी का बेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन जिन एलिमेंट्स, कॉम्पोनेंट से मिलके एक इंसान की पर्सनालिटी बनी होती है, उसको भी हम सोर्स ट्रेट्स का उसमें बहुत रोल होता है, उसको भी हम ये कह सकते हैं कि सोर्स ट्रेट्स जो है उनका बेस है, उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लाइक बिल्डिंग होती है ना, तो एक जो पहली ब्रिक रखी जाती है उससे वो बेस होती है पूरी बिल्डिंग का, लाइक उससे एक फाउंडेशन एंड यूनिट क्रिएट होती है बिल्डिंग। तो ऐसी सोर्स ट्रेट्स एक बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का, और ये स्टेबल रहते हैं। ये 16 होते हैं और इनका दूसरा नाम प्राइमरी ट्रेट्स है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस ट्रेट्स भी होते हैं, अब ये नहीं पता कितने होते हैं बस, ठीक है। 16 हो गए ये सोर्स वाले, जिनको प्राइमरी भी कहते हैं, और सरफेस ट्रेट्स होते हैं। सरफेस ट्रेट्स कहाँ से आए, वो वाले तो हमने वहाँ से निकालते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सरफेस ट्रेट्स कहाँ से आए, सरफेस ट्रेट्स जो सोर्स ट्रेट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ से निकल के आए हैं। यानी कि जो हमारे प्राइमरी ट्रेट्स हैं, मेन बेसिक चीज़ किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के, जो कि 16 होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, जिनका दूसरा नाम हमारा सोर्स ट्रेट्स है। उनका जब आपस में इंटरेक्शन होगा, वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, और कुछ ना कुछ कंबाइन होकर आगे कोई नया ट्रेड बनेगा, या 100 एंड 100% उनके आपस में ओवरलैप करने पे, या उनके आपस में कंबाइन होने पे पर्सन कुछ 100 एंड 100 बिहेवियर दिखाएगा। तो यानी कि जब सोर्स ट्रेट्स का इंटरेक्शन होगा तो सरफेस ट्रेट्स बनेंगे। सो सरफेस ट्रेट्स आर व्हाट, रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स, ठीक है। और कैटल ने डिस्क्राइब करा कि सोर्स ट्रेट्स को डिस्क्राइब, कैटल ने डिस्क्राइब करा सोर्स ट्रेट्स को ऑपोजिंग टेंडेंसीज के बेसिस पर। ऑपोजिंग टेंडेंसीज क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और कैटल ने डेवलप करा 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, जिसको हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है। अलग से पूछा भी जा सकता है कि 16 PF किसने डेवलप किया, तो रेमंड कैटल ने करा। किस चीज़ के लिए डेवलप करा, पर्सनालिटी को पहचानने के लिए, समझने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए, पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए। और ये टेस्ट बहुत साइकोलॉजिस्ट यूज़ भी करते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ भी किया जाता है टेस्ट।
किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। देन आइजेंक की थ्योरी आ जाती है। H.J. आइजेंक ने प्रपोज किया था पर्सनालिटी को 2 ब्रॉड डायमेंशंस में, 2 कैटेगरीज में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो इनकी कैटेगरीज 2 डायमेंशंस जिसमें पर्सनालिटी को बांट रहे हैं बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड हैं, यानी एक इंसान में इनहेरिटेंस के थ्रू आई हैं। हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, जीन्स का मेन जो है इसको कॉज हम कह सकते हैं, जीन्स की वजह से है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हुई है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड है, और हर एक डायमेंशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। डायमेंशंस क्या, पहली है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट हैं। न्यूरोटिसिज्म मतलब है कि तुम लाइक नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन द सेंस तुम्हारी पर्सनालिटी में ही ऐसा कुछ इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि तुम नेगेटिव इमोशंस ही बहुत सारा भरे हुए हैं, ना थिंकिंग पॉजिटिव है ना फीलिंग्स पॉजिटिव है, मतलब सब कुछ नेगेटिव बुरा बुरा ही है। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ व्हाट, इमोशनल स्टेबिलिटी होता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, टाइम पे चेक करना और कब कैसे बिहेव करना है, मतलब ढंग से अपने इमोशंस को तुम्हें संभालना आता है। तो दोनों आपस में ऑपोजिट है। न्यूरोटिसिज्म एकदम इसी का उल्टा है। लाइक मूडी लोग होते हैं ना, नहीं पता हमें कब क्या हो जाए, कैसे बिहेव करें। टची लोग जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी जो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो गुस्से में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, और दुखी परेशान सैड से होके बैठ जाते हैं। रेस्टलेस, वही समझ जाओ बस तुम, रेस्टलेस वही जो लाइक खुद भी शांति में नहीं रहते कभी, और औरों को भी नहीं रहने देते अपनी वजह से शांति में, और जो बहुत जल्दी अपना कंट्रोल भी खो देते हैं, चिंता में रहने वाले, बहुत ज़्यादा एंशियस, वरिड, एंड इरिटेबिलिटी भी इनमें बहुत देखी जाती है, मैंने लिखा है सामने। एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वही इनके इमोशंस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, कब टाइम पे कैसे बदलें कुछ नहीं पता, तभी मूडी होते हैं, इरिटेबल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे भी, और तुम्हारे भी ज़रा सी बात से इरिटेट हो भी जाएंगे, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म ये होता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी तो ये है कि वो डिग्री, वो हद, जिस हद तक मतलब ऐसा एक्सटेंट, ऐसा लेवल जिस पर एक इंसान का ना कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, लाइक किस हद तक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। हमें पता है ना कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्या फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, वो चीज़ होती है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी। वहीं पर इसके ऑपोजिट में आते हैं न्यूरोटिक लोग, जो कि एंग्शियस होते हैं, मूडी होती हैं, टची, रेस्टलेस, क्विकली लॉस कंट्रोल, इस टाइप के लोग। और वहीं दूसरी तरफ इमोशनल स्टेबिलिटी में तुम्हारे कैसे आ जाते हैं, जो कि बहुत काम, शांत रहने वाले लोग हैं, एकदम पीसफुल एटीट्यूड वाले, इवन टेम्पर्ड, वो इतनी जल्दी भाई गुस्से में नहीं आएंगे, या किसी को लाइक किसी के ऊपर भड़ास निकालने वाले, ऐसे कुछ नहीं है। रिलायबल, जिनके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके ऊपर तुम डिपेंड हो सकते हो, और जो अपने कंट्रोल के अंदर रहते हैं, मतलब जिनको ये पता है उन्हें कब कहाँ कैसे बिहेव करना है, कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, कौन सा इमोशन दिखाना है, कब हंसना है, कब रोना है, लाइक ऐसे लोग जिनके इमोशन सब उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, और वो खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं, खुद को संभाल के रख सकते हैं वो अपने कंट्रोल में। कहीं पर ऐसी लाइक वो कहते हैं ना खुली तिजोरी टाइप, ऐसी कहीं पर भी बुरी तरह एक्ट करने नहीं लग जाएंगे एकदम से अपनी पर्सनालिटी के अपोजिट, क्योंकि उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी का ट्रेट है, क्वालिटी है, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, ये तो भाई पता ही होगा। वही एक्सट्रोवर्ट, वही जो सोशेबल है, जिसको लोगों के साथ रहना पसंद है, यानी कि वो डिग्री, वो हद जिस तक हाँ, वो लेवल जिसमें कोई भी इंसान सोशली आउटगोइंग भी हो सकता है एंड सोशली विड्रॉन भी हो सकता है। आउटगोइंग इज़ व्हाट एक्सट्रोवर्ट वाला, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट इज़ व्हाट सोशली विड्रॉन, जिसको अकेले घर में रहना या बाकी लोगों से दूर रहना, खुद को थोड़ा सेपरेट अलग करके रखना लोगों से, वो पसंद है। एंड सोशली आउटगोइंग, जिससे बाहर जाना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, कन्वर्सेशन करना, और लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद है। तो एक तरफ तो बहुत एक्टिव लोग हैं, ग्रेगेरियस लोग हैं, वही जिनको पसंद आता है लोगों की कंपनी में रहना, जिनको लोगों के साथ रहना पसंद है, दैट इज़ ग्रेगेरियस। इम्पल्सिव हैं, थ्रिल सीकिंग है, मतलब जिनको रिस्क लेना आता है लाइफ में, एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेना आता है, जो थोड़े इम्पल्सिव भी हैं। एंड दूसरी ही तरफ हमारे वो लोग जो कि थोड़े पैसिव हैं, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा,
क्वाइट हैं, शांत रहने वाले, और थोड़ा संभल के सोच समझ के चलते हैं, रिजर्व्ड हैं, अपने में ही ज़्यादा रहते हैं, बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। इम्पल्सिव इज़ वर्ड जो बहुत ना तेज़ी में एक्शंस लेंगे, उनको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी चीज़ करने के लिए। एंड वैसे उनकी थिंकिंग केयरफुली है, करते हैं वो सोच समझ के, बट जो कहते हैं ना एक हद बार बहुत ज़्यादा सोचना और फिर कुछ करना, या फिर किसी नतीजे पे आके फिर कोई जजमेंट देना, फिर किसी नतीजे पे उतरना है, कोई डिसीजन लेना नहीं। तो ये एक्स्ट्रा वर्जन वाले इम्पल्सिव होते हैं ना, कि इतना सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, इनके एक्शंस बहुत तेज़ी में होते हैं क्योंकि एक्टिव भी रहते हैं, और बाहर के लोगों के सामने भी लाइक इतना शर्माना वरमाना वाली चीज़ बिल्कुल नहीं होती इनके अंदर। वहीं पर जो इंट्रोवर्जन वाले हैं ना, वो कॉन्शियस थोड़े सावधान होकर चलते हैं, लाइक आसपास से कहीं कोई डेंजर ना आए, कोई रिस्क ना आए, बहुत ज़्यादा लाइक अलर्ट होके एंड बच के लाइक संभल कर, रिजर्व्ड। ये लोग बहुत ज़्यादा इस टाइप के होते हैं कि अपना फीलिंग्स इमोशंस किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, उसे हिडन ही रखेंगे, बाहर ज़्यादा इतना दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कुछ, और इनके बारे में भी लोगों को इतना पता नहीं होगा क्योंकि ये कभी बताएंगे ही नहीं, लाइक इतना इंटरेक्ट नहीं करते। बाद में आइजैक ने क्या किया था, थर्ड डायमेंशन भी दे दी थी पर्सनालिटी की, साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी। साइकोटिसिज्म मतलब ऐसा एटीट्यूड एंड ऐसा बिहेवियर जिसमें तुम लोग रिस्क लेते हो बहुत ज़्यादा, प्रोन टू टेक रिस्क, और रिस्क लेना ही पसंद है, वही पर्सनालिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। वही सोशियबिलिटी का वही कि हमें सोशल होना पता है, हमें सोशल होना आता है, क्वालिटी हमारे अंदर एक ऐसी है कि हम लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, टुगेदरनेस वाली फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, या अननोन्स के बीच भी खड़ा कर दो तो बाद में सारे दोस्त बन जाएंगे क्योंकि कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी करनी आती हैं। तो वो सोशियबिलिटी वो वाली चीज़ होती है, वही कि इंटरेक्ट करना आता है हमें बाकी लोगों के साथ। और जो पर्सन साइकोटिसिज्म में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखा जा, मतलब जिस पर्सन के साथ साइकोटिसिज्म वाला डायमेंशन बहुत ज़्यादा हाई उसमें देखा जाता है, हाई स्कोर आता है उसका साइकोटिसिज्म वाले डायमेंशन पर, वो हॉस्टाइल होता है, तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली नहीं होगा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तुम्हारे अगेंस्ट, कुछ इस प्रकार से उसके अंदर होगा, लाइक भड़ास, बैर तुमसे, कि भाई तुमसे उसकी बनेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होगा वो तुम्हारे साथ, नेगेटिव ही सोचेगा तुम्हारे बारे में, उसके मन में जो भी होगा तुमको लेके वो गलत नेगेटिव होगा, बिल्कुल ईगो सेंट्रिक, इट मीन्स सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के नीड्स और वांट्स के बारे में बिल्कुल भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कि दूसरे क्या चाहते हैं या क्या कह रहे हैं, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, बस वो अपने बारे में सोचेगा, इज सेल्फिश। एंड एंटी सोशल इज समवट कि तुम दूसरों को ना बहुत हार्म कर रहे हो, दूसरों को बहुत अनॉय कर रहे हो, दूसरों को बहुत ज़्यादा तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि तुम वो नुकसान पहुंचा रहे हो खुद, एंटी सोशल बिहेवियर दिखाकर। एंटी सोशल तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने गुस्से पर लाइक कंट्रोल ना होना और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाना, नुकसान करना ही हो गया ना ये भी, और लोगों को फिज़िकली हार्म भी पहुंचाते हैं, इसके अंदर वायलेंस इस हद तक क्रिएट कर दिया, मतलब लाइक एग्रेसिवनेस वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा है एंटी सोशल बिहेवियर के अंदर, ठीक है। और आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी बनाया है आइजेंक ने, ये भी टेस्ट है पर्सनालिटी को असेस करने का, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस को, कौन से डायमेंशंस को, जो कि हमने अभी देखी, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, साइकोटिसिज्म एंड सोशबिलिटी। ट्रेट अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे एडवांसेस भी आए हैं इसके अंदर, इसी में बहुत ज़्यादा एडवांस भी हुए हैं ट्रेट अप्रोच, और बहुत सारे एडवांसमेंट, नई नई चीज़ें आ भी रही हैं ट्रेट अप्रोच के अंदर, लाइक ये चेंज भी होते रहते हैं, टाइम के साथ इवॉल्व भी होते रहते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट स्टडी के स्कोप से बहुत ही लाइक बाद की बात हो जाती है। आज की स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेट अप्रोचेस इतना नहीं चलती, नई फॉर्मुलेशन आई है जो कि एडवांस कर दी जाएगी, जो कि एक नया ही स्कीम दिखाएगी ट्रेड्स को ऑर्गेनाइज करने का, और वो दे रखा है ऊपर बॉक्स 2.2 में, which I am going to explain now, 5 factor model of personality। ये आज के टाइम पे तुम ले सकते हो, रिसेंट में ही चल सकता है। अब कंट्रोवर्सी थी, लाइक कंट्रोवर्सी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन निकालना, कमी और गलत निकालना, क्रिटिसिज्म करना किसी का भी, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी थी जो कि नंबर ऑफ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमने अभी देखे ऊपर सारे जो पढ़े ना, कैटल वाला था, ऑलपोर्ट की थ्योरी थी, गॉर्डन ऑलपोर्ट वाला, जहाँ पे कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सेंट्रल ट्रेट था,
आइजेंक वाली देखी। तो यही है कि ये सारे बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन आज के टाइम में इतने एप्लीकेबल नहीं है, इतने ज़्यादा रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल वे में तुमने नहीं देख सकते। और इन्हीं की वजह से आज रीसेंट टाइम में एक इंटरेस्टिंग टर्न भी आया, सॉरी, इन्हीं की वजह से आज रीसेंट टाइम में लेटेस्ट टाइम में इंटरेस्टिंग टर्न भी आया, मोड़ लिया एक नया। तभी ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी बना, जो कि पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया। ये मैंने सामने लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ से समझाऊंगी पूरा, ठीक है। पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था, और इन्होंने सारे पॉसिबल जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको मिलाकर, उन्हें पढ़ के, उन्हें अच्छे से स्टडी करके अपनी ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी बताया है। फाइंडिंग्स जो है इसके अंदर वो इंडिकेट करती है कि 5 फैक्टर्स का सेट है, ठीक है। और इनको बिग 5 फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको तुम कैसे समझ सकते हो, लाइक एक ओशन है, उसके अंदर 5 फिशेज़ हैं, और ये 5 फिशेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहला तुम्हारा हो जाता है, और इसको याद करने का तरीका भी वैसे ओशन ही है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, विच इज़ यू कैन कॉल इन शॉर्ट ओ लेटर, एक्स्ट्रावर्जन, देन एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्सेंशियसनेस, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, वो लोग जो कि बहुत इस फैक्टर पे जो बहुत हाई होते हैं, वो कैसे होते हैं, इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं, इमेजिनेशन करने वाले, क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले, क्यूरियस होते हैं, किसी भी चीज़ को लाइक जानने की इच्छा रखने वाले, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे मैं बोलूँगी नहीं, फिर मेरा नाम ही आ जाएगा। और नए आइडियाज़ को लेकर बहुत ओपन होते हैं। बेसिकली तो मैं समझ सकते हो ओपननेस एक्सपीरियंस क्या, खुले दिमाग के, इतना नैरो माइंड नहीं है उनका, ब्रॉड माइंड है, क्रिएटिव थिंकिंग करने में बहुत तेज़ है, नई नई चीज़ें देखना, नई चीज़ें इनोवेट करना, डिस्कवर करना, नई नई चीज़ें निकाल के लेके आना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, बिल्कुल वो चीज़ ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और इंटरेस्टेड होते हैं कल्चरल परस्यूट्स के अंदर भी। परस्यूट इज़ डैट कि ऐसा एक्शन या ऐसा बिहेवियर दिखाना जिसमें तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो ये लोग इसी प्रकार के होते हैं। एक कुछ ना कुछ मैंने बताया ना, क्रिएटिव थिंकिंग करके कुछ ना कुछ इन्वेंट करने वाले, कुछ ना कुछ निकाल कर लेके आने वाले अपने ही कल्चर से, ठीक है, या कहीं बाहर से भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे लिखे इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स, किसी के भी मतलब लाइक कल्चर से, जो भी इनको जो पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो मज़ा है, वहाँ से ही कुछ ना कुछ नया खोज के लेकर आ सकते हैं। जो इन्हीं के उल्टे होते हैं वो ये वाले मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले फैक्टर पे कम स्कोर करते हैं, और थोड़े रिजिड टाइप के होते हैं। रिजिड क्या होता है, तुम्हारा कट्टर सोच होती है ना, ऑर्थोडॉक्स वाली, बदलने न वाली, एक ही पुरानी टाइप की थिंकिंग ट्रेडिशनल चलती आ रही है, वो चेंज नहीं हुई फिर कभी, और उसके आगे उससे ज़्यादा उसके बियॉन्ड जाके उस लिमिट को तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे, कुछ और नया नहीं सोच पा रहे, लाइक एकदम इसके ऑपोजिट, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन इज़ व्हाट, वही सोशबिलिटी वाली बात आ गई फिर से, कि वो लोग जो कि सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो असर्टिव होते हैं। असर्टिव यानी कि उन्हें ये पता है कि अपनी कोई भी बात ना किसी के सामने कैसे ढंग से कन्वे करनी है, ये उन्हें करना आता है। अपने कोई भी ओपिनियन इस तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस करना है दूसरे के सामने क्लियरली, कि उसे ये भी समझ आ जाए कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम एक्चुअली उससे चाहते क्या, और तुम्हारी बात का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वो ही समझ पाए ढंग से, ठीक है। ये होता है असर्टिव। आउट गोइंग, वही बाहर घूमने फिरने वाले, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले, मज़े करने वाले। टॉकेटिव, ऑब्वियसली बात है, कन्वर्सेशन खुद इनिशिएट कर लेते हैं आराम से, जल्दी इनके दोस्त बन जाते हैं, तभी ये सोशेबल होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वाला ट्रेट इनमें बहुत, ये वाली फैक्टर बहुत हाई होता है। फन लविंग, मज़ा मस्ती करने वाले, वही थ्रिल सीकिंग एटीट्यूड है, तुम समझ सकते हो, एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ में जुड़ने वाले, खुद को इन्वॉल्व करने वाले। इनके ऑपोजिट में क्या हो जाते हैं, वही शाय लोग, जो कि बहुत ज़्यादा शर्माते हैं या शर्म करते हैं, कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते किसी के भी सामने, इतनी जल्दी ना खुलते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, कुछ भी हिडन ही रखते हैं अपना सब कुछ। एग्रीएबलनेस, ये फैक्टर कैरेक्टराइज करता है उन लोगों को जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, मिलजुल कर काम कर सकते हैं। टुगेदरनेस वाली फीलिंग है इनके अंदर, ग्रुप में ये लोग एडजस्ट कर लेंगे आराम से, अडेप्ट करना आता है इनको ढंग से खुद को, वहाँ पर ये लोग अच्छे से अपना मतलब जो भी तुम इन्हें दोगे काम, वर्क ही अपना कर लेंगे। एंड कोऑपरेटिव तुम्हारा हेल्पफुल ही होता है वैसे तो, लाइक सामने वाला इनसे जो करने को कहेगा ना जिस टाइम, उस टाइम में करके दे देंगे। फ्रेंडली एटीट्यूड है, केयरिंग है, दूसरों की भी चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, केयर और कंसर्न है इनके मन में दूसरों के लिए भी बहुत। नर्चरिंग, लाइक कुछ भी चीज़ ग्रो या डेवलप हो रही है ना, दे विल ऑलवेज सपोर्ट इट, उसको पूरा हेल्प करेंगे ये लोग ग्रो और डेवलप होने में अंत तक, जब तक वो, फिर चाहे वो कोई प्लांट है, कोई पर्सन है, कुछ भी है, लाइक
कहते हैं ना पाल पोस के प्यार और दुलार के साथ बड़ा करना, उस टाइप का। इनके ऑपोजिट में कैसे लोग हैं जो कि हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड, वही चीज़ जो मैंने बताई, सेल्फिश, ईगो सेंट्रिक। हॉस्टाइल किसी के साथ भी फ्रेंडली नेचर ना रखने वाले, किसी के साथ भी फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दूसरों के अगेंस्ट या कुछ बुरा करने की जो होती है ना वो चीज़, दूसरे के साथ कुछ बुरा गलत करने वाली चीज़। न्यूरोटिसिज्म भी हमने देखा था, वो लोग जो कि इस वाले फैक्टर में बहुत हाई होते हैं, वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, अपने इमोशंस पर ही उनका कुछ कंट्रोल नहीं होता, उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट कंट्रोल करना नहीं आता, बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं कर सकते अपने इमोशंस को। ये एंग्शियस, चिंता में रहने वाले, बहुत वरिड टाइप के होते हैं, फियरफुल, थोड़े डरने वाले भी होते हैं ये। डिस्ट्रेस्ड, मतलब ये लोग तुम्हें ना हमेशा परेशान और दुखी दिखेंगे, कभी भी खुश नहीं होते, कुछ खुश होने वाला हो जाए ना तब भी। इरिटेबल, मैंने जैसे हमने पहले वहाँ देखा था, इरिटेबल वही इरिटेट करेंगे अपनी बातों से, या बहुत जल्दी तुमसे इरिटेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, इवन तुम भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इन्हें कब गुस्सा आ जाए। मोटी टाइप के भी है ना थोड़े। हाइपरटेंसिव, इनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई ही रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। इनके ऑपोजिट साइड पे लोग होते हैं जो कि जिनको तुम कहीं भी भेजोगे ना वो अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, उनका शांत एकदम काम नेचर है, बहुत अच्छे एटीट्यूड के हैं वो। इनके उल्टे कॉन्साइंटियसनेस, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो समझ जाना, जल्दी में हो फिलहाल थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्साइंटियसनेस में यही है कि वो लोग जो कि इस फैक्टर में बहुत हाई स्कोर करते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं वो, जो कहते हैं ना एक मोटिवेटेड लोग, हमेशा एनकरेज रहने वाले कुछ भी करने के लिए, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और कुछ भी चीज़ तुम उन्हें परफॉर्म करने के लिए दोगे ना वो उसको अपना अटमोस्ट लेवल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर है, उनका अचीव करना ही है अपना गोल, या उस तक पहुंचना ही है जो वो पाना चाहते हैं, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड है। डिपेंडेबल, डिपेंड हो सकते हैं दूसरों पर, ये भी। रिस्पॉन्सिबल है, अपनी ड्यूटी, जो ड्यूटीफुलनेस वाला ट्रेट आ जाता है, अपनी ड्यूटी पूरी करने वाले, इनको पता है इनका क्या फ़र्ज़ है, क्या जिम्मेदारी है, क्या काम है, वो करेंगे उसको। हार्ड वर्किंग है, मेहनती, अच्छे से काम करने वाले, अपना पूरा टाइम पे। सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल भी है इनका बहुत अच्छे से। और इनके ऑपोजिट में ही आते हैं वो लोग जो कि इम्पल्सिव हैं, ये ना तुम्हारे बहुत ज़्यादा सेंसिबल और केयरफुल होते हैं, कोई भी जजमेंट करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और अननेसेसरी रिस्क को ना अवॉइड करके चलते हैं, बहुत सोच समझ के अच्छे से। ये जो 5 फैक्टर मॉडल है रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट जो कि पर्सनालिटी के फील्ड में हुई है, और ये बहुत यूज़फुल देखा गया है किसी भी इंसान की, जो भी कोई लोग हैं उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइल को समझने के लिए मॉडल बहुत यूज़फुल देखा गया है सारे ही कल्चर्स में। और ये कंसिस्टेंट है पर्सनालिटी ट्रेट्स के एनालिसिस के साथ, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अलग अलग लैंग्वेज में भी ऐसे ही बताया गया, यही है। और इसको पर्सनालिटी की स्टडीज़ भी सपोर्ट करते हैं, जो कि अलग अलग मेथड से करे गए हैं पर्सनालिटी की स्टडीज़, वो भी इस मॉडल को सपोर्ट करते हैं। और ये कंसीडर करा गया है अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। क्या? 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। और इसे गलती से भी छोड़ के मत जाना, ये बॉक्स में दे रखा है तो ये नहीं कि बॉक्स करके नहीं जाना, बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये वाला बॉक्स इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो कि आज का लास्ट टॉपिक मैंने रखा है, थोड़ा सा ही, मतलब मैं 3 लेवल्स ऑफ माइंड तक तो बता ही दूँगी। साइकोडायनेमिक अप्रोच ये भी हाईली पॉपुलर अप्रोच है पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए। और ये साइकोडायनेमिक और साइको एनालिसिस, ये नाम से ही पता लग रहा है किसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा। ये अप्रोच किसने डेवलप करी है, किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, वही जो फीमेल्स के नॉर्मली ज़्यादातर अगेंस्ट ही रहते हैं और मेल्स को ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर बताते हैं, और मेल्स को ही अपनी स्टडी में एज ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, फीमेल्स को तो ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करते। आगे देखेंगे इनके ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म एंड कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आए हैं इन्हीं के डिसिपल्स, जिसमें से कैरन हॉर्नी भी है, कार्ल जंग भी है, देखेंगे हम लोग आगे। ये फिजिशियन है, इन्होंने डेवलप करी है थ्योरी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के कोर्स के अंडर, और इन्होंने अपने करियर में शुरू में हिप्नोसिस नाम की मेथड को बहुत यूज़ किया था लोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उन लोगों को जिनके अंदर फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। हिप्नोसिस क्या होता है मैंने सामने लिखा है, और कचरा टाइप का मचा है, बट मैं समझा देती हूँ फिर भी, कि ये ना रहे ना कि कोई मुश्किल वर्ड हो तुम्हें पता ना हो। हिप्नोसिस पहले बहुत यूज़ होता था, और इन्हीं का ही मेथड था मेन, लोगों को जो कि फ़िज़िकल इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, इनको अपने फीलिंग्स
वगैरह के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते, ऐसे वाले लोग जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए इन्होंने हिप्नोसिस यूज़ किया था। ये वो स्टेट है जहाँ पर ये क्रिएट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे ऐसा अनकॉन्शियस स्टेट उस पर्सन के माइंड में, मतलब जिससे वो खुद भी अवेयर नहीं होगा, जिससे वो खुद भी नहीं, उसे उसके बारे में खुद भी नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके साथ, जहाँ पर वो अपने माइंड और एक्शंस खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा पर्सन इनके माइंड और एक्शंस को कंट्रोल करेगा, क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग such an unconscious state where somebody's mind and actions are controlled by another person. लाइक तुम्हारे माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम एक्शंस तुम क्या कर रहे हो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक तरह से हिप्नोसिस नाम से पता लग रहा है हिप्नोटाइज या मेस्मराइज कर दिया है, ठीक है। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या एक्शंस कर रहे हो, क्या बिहेवियर दिखा रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो कोई दूसरा पर्सन कंट्रोल करेगा। ऐसा अनकॉन्शियस स्टेट क्रिएट करा है, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या होता है, वही जिससे हम अवेयर नहीं होते, बेसिकली अनअवेयरनेस वाली स्टेट है। कॉन्शियस का उल्टा इज़ अनकॉन्शियस ना, अनअवेयरनेस वाली स्टेट है जब तुम इतने अलर्ट नहीं हो, इतने अटेंटिव नहीं हो, जहाँ पर तुम फोकस और कंसंट्रेट तो कहीं कर ही नहीं सकते, लाइक इट्स अनकॉन्शियस ना, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। और इन्होंने नोट करा था कि इनके बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बात करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इनसे शेयर करके वो अच्छा फील करते हैं। फ्रूड ने यूज़ किया था फ्री एसोसिएशन नाम का भी एक मेथड। अब इस मेथड में क्या है, पर्सन को बोला जाता है कि तुम ओपनली शेयर करो अपने सारे थॉट्स, जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, फीलिंग्स, जो भी भावनाएं जो भी तुम फील करते हो, इमोशंस है जो तुम्हारे, आइडियाज़ जो कि तुम्हारे दिमाग में पहली बार आ रहे हैं, कहते हैं ना ऑन द फर्स्ट गो या ऑन द स्पॉट, जो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तुम वही सारा बाहर एकदम बोल दो, वही सब तुम बाहर बता दो कि क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा है, उसी टाइम बता दो। अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों को कहते हैं ना बताने के लिए, तो अपनी असली फीलिंग्स छुपाते हैं और वो बताते हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं, सोशली डिज़ायरेबल आंसर देते हैं वो, लाइक अपना पर्सनली शेयर नहीं करते हैं, या ट्रस्ट इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन फ्रूड का जो फ्री एसोसिएशन मेथड था वो यही कहता है कि मेथड इन विच पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर, तो बोलते थे हम खुल के शेयर करो जो भी तुम्हारे दिमाग में पहली बारी में मेरे को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, जो भी तुम्हारे दिमाग में पहली बारी ऑन द फर्स्ट गो, ऑन द स्पॉट, जो अभी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है, कोई फीलिंग है, कोई आइडिया है, उसको तुम अभी सीधा बाहर बोलो, उसको अभी शेयर करो। देन ड्रीम एनालिसिस, जिस टाइप के तुम सपने देखते हो ना सोते हुए, उसको ये इंटरप्रेट करते हैं, उससे मीनिंग निकालते हैं, लाइक और सपने में हम बेसिकली क्या देखते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड डिज़ायर्स एंड नीड्स है, जो हम बाहर सोसाइटी में दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है एक्सेप्टेबल नहीं होगा या कुछ गलत कर दिया, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, उसके बारे में हम खुद भी इतना अवेयर नहीं है, वो सब चीज़ें सपने में। तो वो ये उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उन सब चीज़ों को डीप में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके सपनों से, या लोग जो सपने देख रहे हैं उससे क्या मतलब निकलेगा, उसे इंटरप्रेट कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रिहेंड, यस। एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, या सपनों में ऐसे लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ, उससे कंक्लूजन निकालना, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना, उसे एनालाइज करना, ढंग से पढ़ना, उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकालना बाहर, जिससे कि वो समझ सके कि इंसान का दिमाग जो है अंदर से उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, उस हिसाब से। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रूड की थ्योरी है कंसिडर करती है सोर्सेज और कॉन्सिक्वेंसेज जो कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहे हैं, और लोग उन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कैसे डील करते हैं उनसे, यानी कि जो सोर्सेज है, जहाँ जो कॉज है, रीज़न है जहाँ से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी भी पर्सन के दिमाग में, या उसको फेस करना पड़ा है, और वो उसके साथ उसको कैसे फेस कर रहा है, कैसे कन्फ्रंट कर रहा है, उसके साथ डील कैसे कर रहा है, वो तरीके का यूज़ करेगा उससे बाहर निकलने के। कॉन्सिक्वेंसेज, अगर इमोशनल कन्फ्लिक्ट है, आ रहे हैं, तो उसका क्या क्या असर पड़ रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका उस इंसान पर। और ऐसा करने में इन्होंने विजुलाइज करा है, देखा है, जैसे इमेज देखी है, ह्यूमन माइंड की इमेज बनाई है बेसिकली अपने दिमाग में। यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है, उससे तुम और अच्छे से समझ सकते हो, लाइक आइसबर्ग होता है ना, जैसे उसके डायग्राम से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन्होंने ऐसे विजुलाइज करा है ह्यूमन माइंड को कि वहाँ पे 3 लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के। पहला लेवल इज़ कॉन्शियस, जहाँ पे वो हमारे वो वाले थॉट्स, वो वाले विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, वो वाले एक्शंस, वो चीज़ें जो हम बिहेवियर में दिखाते हैं, जिसके प्रति हम लोग खुद अवेयर हैं, जिसके बारे में हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें।
दूसरा लेवल इज़ प्री कॉन्शियस, जिसके अंदर वो मेंटल एक्टिविटी है जिससे लोग जिसके बारे में लोग अवेयर हो जाएंगे जब वो उसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, या तुम उन्हें याद दिलाने की कोशिश करोगे तो उन्हें उनकी मेमोरी में वो चीज़ आ जाएगी, वापस उन्हें याद आ जाएगा। लाइक मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच पीपल में बिकम अवेयर, वो अवेयर हो जाएंगे इसके बारे में, ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बीच में फ्लो में, ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली, जब उसे क्लोजली ढंग से देखेंगे, अटेंड करेंगे, उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो वो उस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएंगे। इस प्री कॉन्शियस, लाइक कुछ भी भूल गए हैं और हमें याद दिला दिया तो वो प्री कॉन्शियस में आएगा ना। फिर चाहे वो कल परसों का दिन हो कि किसी का बर्थडे डेट हो, ऐसे कुछ। देन आता है अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस पे ही इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसके बारे में ही पूरा, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ही, इसमें क्या चलता है, क्या होता है, इसके विचारों को, थॉट्स को, इससे खुद को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि हम इस वाले थॉट्स, मोटिव्स, नीड्स, डिज़ायर्स को, विशेस को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पूरा अनकॉन्शियस माइंड पर ही आगे जितना भी हम पढ़ेंगे। अनकॉन्शियस क्या है? वो मेंटल एक्टिविटी जिसके प्रति लोग अवेयर नहीं है, मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ, जिसके बारे में उन्हें लोगों को ना इतना पता नहीं है, इतने अवेयर नहीं है वो इसके बारे में, लेकिन हाँ उनके अंदर है, ये चीज़ उनके अंदर है। तो ये 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम यही देखेंगे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में फ्रूड ने क्या क्या बोला। देन साइको एनालिसिस आ जाएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में भी देखेंगे हम, जो कि हमारे फोर्सेस होते हैं 3। देन ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, कैसे एक इंसान की पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इसकी किसी की भी पर्सनालिटी डिटर्मिन हो सकती है, हमें पता लग सकता है उस पर्सन के बारे में, वो सब हम सारा देखेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी देखेंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। अभी के लिए इतना ही, और इसमें से कुछ भी समझ ना आया, कोई वर्ड भी मुश्किल लगा हो या कुछ भी दिक्कत आए ना, तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।